तुलसीदास भोईटे जी कि जी शिवसेना का चुनाव चिन्ह यदि फ्रीज होता है तो क्या महाराष्ट्र में मराठी मानुस की जो राजनीति है उस पर किसका दावा मजबूत हो सकता है? देखिए, अगर हम टेम्परेरी बात करें, क्योंकि अभी 3-4 महीनों में भाजपा महाराष्ट्र में चुनाव जरूर कराएगी। कौन से चुनाव? स्थानीय निकायों के चुनाव। क्योंकि मनपा चुनाव जो है उनको शिवसेना और जो आघाड़ी सरकार थी उन्होंने स्थगित किया था ओबीसी रिजर्वेशन के मुद्दे पर, आगे बढ़ाते रहे थे वो। बारी जैसे ही हो जाएगी उसके बाद चुनाव होंगे, और उस चुनाव के लिए, क्योंकि भाजपा अच्छी तरह से जानती है कि अब जो चुनाव होने हैं उसमें ज्यादातर मनपा जरूर भाजपा के पास है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मनपाओं पर शिवसेना कब्जा, जैसे मुंबई है, मुंबई से लगा हुआ ठाणे है, और भी कुछ कल्याण डोंबिवली है। तो उस स्थिति में भाजपा जरूर ये चाहेगी कि उद्धव ठाकरे के हाथ से इन मनपाओं की कमान जाए, क्योंकि जैसे ही ये हाथ से नियंत्रण से चली जाती है, क्योंकि जब भाजपा के सीएम थे देवेंद्र फडणवीस, उस समय में 2017 में चुनाव हुए थे, तो इन मनपाओं पे उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी का कब्जा बरकरार रखा था। अगर चुनाव चिन्ह फ्रीज हो जाता है तो देखिए, एक भारतीय मानसिकता है हमारे यहाँ की कि कितने भी पढ़े लिखे लोग भी क्यों ना हो, लेकिन चुनाव सिंबल को देख के बटन की तरफ उंगली बढ़ती है। तो उस स्थिति में जरूर अब सोशल मीडिया का जमाना है, काफी फुर्तीली मशीनरी सबके पास है, पैसे की कोई कमी नहीं रहती राजनीतिक दलों के पास। फिर भी वो लोगों का सोचिए जो स्लम में बसे हैं, जो मुंबई के 40% से ज्यादा आबादी है, उन लोगों का सोचिए जो मजदूर है, उन लोगों का सोचिए जो ग्रामीण तबकों में बसे हुए हैं, उन लोगों के पास अब भी उनके दिमाग में तीर कमान छाया रहेगा, उन तक नई निशानी, क्योंकि वो सोशल मीडिया के यूजर नहीं आप और मेरी तरह। तो शिवसेना के लिए बड़ी चुनौती सबसे पहली ये रहेगी कि आम लोग मतदाताओं तक, अगर हम तब संभावना पे बात कर रहे हैं जब किसी और पैतरा आजमा कर तीर कमान को फ्रीज किया गया, तो क्योंकि वो संभावना ज्यादा दिख रही है, तो उस स्थिति में शिवसेना के लिए काफी बड़ा संकट पैदा हो सकता है। दूसरा संकट कौन सा है कि वैसे तो देखिए, मुख्य पार्टी पर कब्जा जमाना एकनाथ शिंदे के लिए कानून और नियमों का सोचे तो असंभव है, क्योंकि शिवसेना का संविधान 2017 में जो शिवसेना के चुनाव हुए थे कानून के मुताबिक, वो चुनाव का जो रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट है चुनाव आयोग के पास, मैंने पढ़ा हुआ है, शिवसेना का संविधान मैंने पढ़ा हुआ है, जो नियम है उसके मुताबिक भी जो कानून जो दलों की मान्यता को लेकर उसमें भी जिक्र है कि संगठन में भी दो फाड़ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ दो फाड़ तो दूर, 2-4 जिलों के अलावा उनको ज्यादा समर्थन मिलेगा ऐसा लगता नहीं है। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो कि शिवसेना में सबसे पावरफुल है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए अंग्रेजी में भी, वहां पर भी एकनाथ शिंदे के लिए एकाध वोट तक सिमट कर रह जाएंगे, ज्यादा नहीं जा पाएंगे। स्वयं वो चुने हुए नेता नहीं है, उनको उद्धव ठाकरे ने पक्ष प्रमुख, वो जो पोस्ट है वहां पर उनके संविधान में, उसके तहत अपॉइंट किए हुए नेता है। तो उस स्थिति में वैसे कानून और नियमों में उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना की कमान कोई छीन नहीं सकता। लेकिन जैसा हम सभी जानते हैं, कई चमत्कार हो जाते हैं 2014 के बाद, तो कुछ चमत्कार वैसा हो जाए तो मुझे अचरज नहीं होगा। एक बात, जैसे कई लोग कई डिस्कशन में लोक जनशक्ति इस पार्टी का उदाहरण देते हैं, लेकिन देखिए लोक जनशक्ति पार्टी के इसमें क्या हुआ था कि पशुपतिनाथ पारस ने बहुत ही दिमाग से काम लेते, सिर्फ सांसद नहीं तोड़े, उन्होंने प्रिंस राज नाम के उनके प्रदेश के जो अध्यक्ष थे उनको भी अपने साथ मिला लिया था, उन्हें संगठन भी ले लिया था। वहां पे दो फर्क दिख रहे थे कि संगठन भी साथ में, सिर्फ विधायक या सांसद नहीं। उस स्थिति में उनके लिए वो संभव हुआ था। फिर भी मुख्य पार्टी नहीं, दो अलग पार्टियों के तौर पर ही उनको मान्यता मिली थी। उनका बंगलो चला गया था और हेलीकॉप्टर और सिलाई मशीन पे दोनों को फिर संतोष करना पड़ा था। यहाँ पे संगठन का कोई वैसा बड़ा धड़ा उनके साथ जाते, अब कम से कम आज की बात कर रहा हूं, इस समय की, तब नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन चमत्कार हो सकता है कुछ और, तो बात अलग है। मैं स्क्रिप्ट की जो बात करता हूं, उस स्क्रिप्ट में वो वेब सीरीज से भी ज्यादा सनसनीखेज है, हमने सभी ने अनुभव किया हुआ है। तो क्या बताएं उस बारे में, अभिषेक जी? तुलसीदास भोईटे जी से इस परिस्थिति को ग्राउंड से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है दरअसल। तुलसीदास जी, वंशवादी पार्टियों का जो मैंने इतिहास देखा है उसमें मैं यही देखता हूं कि बीजू पटनायक के देहांत के बाद पूरा जनता दल तकरीबन जनता दल के साथ ही था,
उनके बेटे जो राजनीति में नहीं थे वो सामने आते हैं, और विजय महापात्रा को छोड़ करके कोई उनके साथ होता नहीं है। तो ये जो परिस्थितियां, इसके बाद लालू यादव की पार्टी में भी तेजस्वी पप्पू यादव ने बहुत कोशिश की, मीडिया में बयान दिए कि हम ही लालू यादव के उत्तराधिकारी हैं, ऐसे तक बोला। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा यही हुआ इसका कि वहां पर अंततः तेजस्वी यादव हिता के तौर पर एस्टेब्लिश हुए। चंद्रबाबू नायडू इसलिए एस्टेब्लिश हो गए क्योंकि एनटी रामाराव के जो बेटे थे, वो बेटे उनके चंद्रबाबू नायडू के साथ थे, वो लक्ष्मी पार्वती के साथ नहीं थे। महाराष्ट्र की सियासत में आपको क्या लगता है कि जनता अंततः शिवसेना का मान लीजिए चुनाव चिन्ह फ्रीज भी हो जाता है, एक्सट्रीम केसेज में मान लेते हैं कि फ्रीज हो जाता है, तो उस परिस्थिति में भी जनता किसके साथ होती है? दो चीजों पर मैं बात करना चाहूंगा। एक तो एक पहला मुद्दा जो अभी आपने प्रश्न पूछा है, तो आम मराठी मानुस के लिए या शिवसेना के बाकी भी जो समर्थक उद्धव ठाकरे के काल में तैयार हुए, देखिए दो हिस्सों में शिवसेना को बांटना चाहिए। एक बालासाहब ठाकरे वाली, और जो पुराने शिवसैनिक आक्रामक थे और अपनाने वाले, जो उद्धव ठाकरे ने पक्ष कार्यकारी प्रमुख के तौर पर जब पदभार संभाला था उसके बाद के, और अभी तो वो पक्ष प्रमुख है बालासाहब ठाकरे के देहांत के बाद। तो इस नए इसमें कुछ अलग अलग भी लोग हैं, इवन मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, नॉन मराठी लोग भी है। तो ये सभी लोगों के इसमें शिवसेना ठाकरे के बिना सोचने वाले लोग नहीं है। मराठी मानुस तो बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक जितने भी बगावतें हुई, कल अजित पवार ने अपने भाषण में जो नेता शिवसेना छोड़ के गए उनको नाम लेकर चेताया कि आपको एक बात बता देता हूं मैं कि शिवसेना का इतिहास है। यहां हमारे छगन भुजबल जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के बड़े नेता है, उनका नाम लेकर उन्होंने कहा कि ये हमारे पास आए थे शिवसेना छोड़कर और चुनाव में हार गए, और यही दशा आप लोगों की होगी, ये अजित पवार ने उनको बताया, क्योंकि ये अभी तक का शिवसेना का चुनाव इतिहास रहा है। और वहीं पर मुझे लगता है कि इन जो विधायक गए हुए 40 विधायक, उनमें से कुछ विधायक जरूर कमल चिन्ह को अपनाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग दबे जुबान में वैसे बात कर रहे हैं क्योंकि वो सेफ ऑप्शन मानते हैं उसको, क्योंकि वो भी किसी एक लोकल नेता के आधिपत्य में रहने से ज्यादा राष्ट्रीय पार्टी में समाकर थोड़े उदार, भाजपा भले कांग्रेस के तुलना में उदार नहीं है, लेकिन प्रांतीय दलों की तुलना में जरूर उनका एक अंदर का कल्चर थोड़ा उदार रहता है, वो बात मैं कर रहा हूं, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। अब जो दूसरी बात आती है, सतीश जी के वक्तव्य में जो बात आई उस पर मैं बात करना चाहूंगा कि उन्होंने मराठी मानसिकता की जो बात की, सतीश जी बिल्कुल आपने सही बात की, आपका कहना सही है। मैं अभी की बात नहीं करता हूं। देखिए, लोग कहते कि नरेंद्र मोदी अब देश के सर्वश्रेष्ठ नेता है, कोई दो राय नहीं हो सकती, बिल्कुल है। उनका प्रभाव एक तरफ और बाकी लोगों का प्रभाव एक तरफ, महाराष्ट्र में भी है। लेकिन मराठी मानसिकता की जब बात आती है, मैं आपको ले जाऊंगा 1950 से 1960 के दशक में। देखिए, उस समय पंडित नेहरू के अलावा, उनके अलावा तो किसी और, यहां कम से कम प्रांत के नेता है। दक्षिण में जाओगे तो मोदी जी के लिए कोई ब्रांड नहीं बचता, ब्रांड वैल्यू नहीं बचती। महाराष्ट्र में भी उनके सामने पवार ब्रांड और ठाकरे ब्रांड है। नॉर्थ ईस्ट में भी उनको अलग अलग छोटे ब्रांड का सहारा लेके कोऑर्डिनेशन में काम चलाना पड़ता है। बंगाल में ममता जी है, लेकिन उस समय तो बस पंडित नेहरू थे। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हुआ था, जैसे ही पंडित नेहरू ने गुजरात और महाराष्ट्र को एक साथ मिला के जो राज्य बना था उसकी बात शुरू की 1956 में, तब महाराष्ट्र पूरा कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हुआ। जबकि स्वतंत्रता को मिले 15 साल भी नहीं बीते, 13-14 साल हो चुके थे, ज्यादा से ज्यादा 13 साल हो चुके थे। उसके बाद पंडित नेहरू जब महाराष्ट्र में आए थे उस समय, और प्रतापगढ़ नाम का जो किला है छत्रपति शिवाजी महाराज का, वहां पे गए थे, तो उस समय स्थानीय लोगों ने पूरे उनके मार्ग पर खड़े रह के पंडित नेहरू, जिनकी लोकप्रियता भारत में उफान पे थी, उनको काले झंडे बताए थे। तो ये जो दिल्ली विरोधी मानसिकता है, जो मुगलों के समय से अब तक चलती आई है, वो मानसिकता कई बार इस मुद्दे पर स्थानीय नेताओं के साथ हो जाती है और दिल्ली के खिलाफ, इसलिए शरद पवार 1999 में अपना एक वजूद बनाने में कायम हो जाते हैं। जबकि 1986 में उन्होंने ये एक तरह से उस भावना को प्रताड़ित किया था, फिर भी उनको माफ करके 1999 में मराठी मानसिकता ने साथ दी। अब क्या होगा? अब देखिए, एक गलती जो हो गई, जिसको देवेंद्र फडणवीस रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो काफी मंजे हुए खिलाड़ी है। कल सदन में विश्वास मत पारित होने के बाद भाषण करते समय एकनाथ शिंदे,
जो कि देखिए वो काफी दिल की बात बोल देते, वो एकदम शिवसेना स्टाइल वाले, काफी उन्होंने एकदम अलग तरह का भाषण किया, पारंपरिक से हटकर भाषण किया, ये कहूंगा मैं। कल का उनका जो एज अ मुख्यमंत्री भाषण था काफी अलग था, वो काफी अनौपचारिक जैसी बात कर रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि देखिए ये तो ऐसा था कि रात के समय जब सब लोग सो जाते थे तब मैं देवेंद्र जी को मिलने जाता था, हमारी मंत्रणा होती थी और पूरा प्लान बन जाता था। ये उजागर कर दिया उन्होंने, जो भाजपा के स्क्रिप्ट की मैं बात करता हूं। उन्होंने ये भी आगे जाकर कहा कि मुझे स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आश्वस्त किया है कि आपको मेरा पूरा साथ रहेगा, आपको आशीर्वाद रहेगा। उन्होंने आगे जाकर कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मुझे कहा कि उन्होंने भरोसा दिलाया है कि मैं चट्टान की तरह आपके साथ खड़े रहेंगे। तो इस वजह से ये संदेश भी गलती से चला गया कि मोदी, शाह और फडणवीस ये भी इस पूरे बगावत कांड के पीछे है। और ये उनके लिए देखिए, विधायकों का भरोसा जीतने के लिए ठीक था, होटल के बंद हॉल में बोलते ठीक था, लेकिन लाइव लोगों ने सुनना, अब आगे जाकर जब उसकी क्लिप वायरल की जाएगी और कौन है इसके ये करके शिवसेना प्रचारित करेगी, तब उनके लिए मुश्किल पैदा होगी। और इन्होंने शिवसेना तोड़ी, उन्होंने यहाँ की पार्टी तोड़ी, ये प्रचारित किया जाएगा। यही वजह है कि अभी तक एकनाथ शिंदे ठाकरे के बारे में डायरेक्ट अटैक से बचते। हालांकि कुछ गलतियां उद्धव ठाकरे कैंप से लगातार हो रही है, जैसे एक पूर्व सांसद को पार्टी से निकालने के बाद संजय राउत ने सामना में छाप देना, जबकि ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ था, और बाद में फिर उद्धव ठाकरे कह रहा हूं गलती से उन्होंने छाप दिया। देखिए, माइनस करने का काम यानी मैनेजर का बजाय डैमेजर का काम भी हो रहा है। दूसरा जो हुआ कि स्वयं उद्धव ठाकरे के बातों में कुछ चीजें जो आ रही है, जो संजय राउत वगैरह ने कहना ठीक था, कम से कम वो अलग है करके उद्धव ठाकरे हाथ ऊपर कर सकते हैं। उन्होंने उनको आज रिक्शा वाला, कल एक रिक्शा वाला बहुत ही ज्यादा तेजी से चला रहा था, इस तरह की बात करना। देखिए, कई बार भारत देश की राजनीति अनुभव किया कि चाय वाला कहना कितना महंगा पड़ गया। एक आम लोगों में एक अलग सहानुभूति की लहर पैदा हो जाती है। इन गलतियों को करते रहे तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे गुट का फायदा भी करके देंगे। हालांकि लोगों के लिए, आम मतदाता के लिए, जैसे आपने सही कहा कि चुनाव चिन्ह वगैरह ठीक है, लेकिन आम लोगों के लिए शिवसेना माइनस ठाकरे वो सोच नहीं सकते, इतना तो जरूर है। अभिषेक जी।